So, hi everyone. My name is Ravish and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. This video is going to be very important. This is the second lecture on Marxism. If you haven't seen the previous one, I would highly suggest you to go and watch that video. क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है और ये जो वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है. तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट एंड विदाउट वॉचिंग दैट लेक्चर यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, है ना. अब पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मार्क्सिज्म है क्या, मार्क्सिज्म आया कहाँ से, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मार्क्स ने क्रिटिक किया था कैपिटलिज्म के ऊपर. क्रिटिक का मतलब नेगेटिव क्रिटिज्म नहीं होता, क्रिटिक का मतलब है इन डेप्थ एनालिसिस, है ना. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी कैसे कह सकते हैं कि कौन सा मेथड मार्क्स ने यूज किया अपने थीसिस को लिखने के लिए, कौन सा मेथड मार्क्स ने यूज किया अपनी फिलॉसफी को लिखने के लिए. तो यहाँ था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो कि बहुत फेमस है. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. सो अभी का जो लेक्चर होगा हमारा प्योरली हेगेल से इंस्पिरेशन लिया. डायलेक्टिकल, अब समझते हैं एक एक करके. डायलेक्टिकल का क्या मतलब हुआ? डायलेक्टिकल, है ना. ये जो टर्म है ये हेगेल से आया है. हेगेल जो थे ही वाज आल्सो अ जर्मन फिलोसोफर. जर्मन फिलोसोफर. और मटेरियलिज्म मैंने पहले ही बता दिया. मटेरियल का मतलब है कमोडिटी से, वेल्थ से, है ना, प्रोडक्ट से, मनी से, है ना. कमोडिटी, मैंने कमोडिटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था, जिसका यूज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है. और मटेरियल उसी को कहते हैं वेल्थ, प्रोडक्ट, मनी, एक्सेट्रा. नाउ डायलेक्टिकल जो था ये हेगेल का कॉन्सेप्ट है. ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर जिसने प्रपोज किया था. क्या प्रपोज किया था? मॉडल ऑफ आइडियाज एंड हिस्ट्री प्रोग्रेस. तो हेगेल का जो कहना था, हेगेल का एक मॉडल था. मॉडल क्या था? वो था आइडियाज एंड हिस्ट्री का प्रोग्रेस. आइडियाज एंड हिस्ट्री का प्रोग्रेस. तो ये आइडियाज एंड हिस्ट्री का जो प्रोग्रेस है ये कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ है. बल्कि ये दो रीजन की वजह से होता है. एक कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, है ना. कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, है ना. तो कहते हैं, हेगेल कहते हैं कि जो हम समाज में चेंज देखते हैं, जो समाज में हम बदलाव देखते हैं, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हुआ है. तो उन्होंने क्या किया? डायलेक्टिकल मेथड की शुरुआत की, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं. पहला होता है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस. थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, है ना. अब इसको समझते हैं एक एक करके कि थीसिस है क्या, एंटीथेसिस क्या है और सिंथेसिस क्या है. थीसिस जो है इसको मैं मिटा देता हूं, तब जाके अच्छे से समझा पाऊंगा, है ना. गिव मी अ सेकंड. थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस. ठीक है. हेगेल कहते हैं ये डायलेक्टिकल मेथड है. किसका? हेगेल का. तो हेगेल कहते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी चीज़ को अगर समझना है हमें, है ना. तो जो थीसिस है वो स्टेटस को कहते हैं, है ना. स्टेटस को का सिंपल मतलब है जो अभी चल रहा है ना. कहता है कि जो आइडियाज़ है, जो हिस्ट्री है, उसका जो प्रोग्रेस है वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से है.
और कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए, मतलब इस सोसाइटी को समझने के लिए हमें उसको एनालिसिस करना पड़ेगा डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू। तो उसने डायलेक्टिकल मेथड की इजाद की। तो पहला है डायलेक्टिकल मेथड में आता है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, जिसमें कि थीसिस जो है वो एग्जिस्टिंग आइडियाज को कहते हैं, मतलब कि स्टेटस को एग्जिस्टिंग आइडियाज, कोई भी एग्जिस्टिंग आइडियाज हो उस समय का, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, है ना। उसके बाद क्या आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है, उसके अपोजिशनल फोर्स होते हैं, है ना, उस सिस्टम के अपोजिशन में जो फोर्स होता है, अपोजिशनल फोर्स या फिर थॉट। और सिंथेसिस जो है, नाम से पता चला है सिंथेसाइज करना, विच मीन्स कि दोनों का जो सबसे बेस्ट प्रारूप होगा, है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसी को बोला गया। अब क्या हो गया, हेगेल के अनुसार, है ना, हेगेल के अनुसार क्या है कि जो फिलोसॉफिकल एंड इडियोलॉजिकल प्रोग्रेस है थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज है, जिसमें कि थीसिस आया, जो कि जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू मान के चलो, जब हेगेल लिख रहे थे तो उसमें क्या था, समाज एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था। इससे अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि एब्सोल्यूट मोनार्की ये हो गया उस समय का स्टेटस को, थीसिस हो गया। लेकिन अब एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, है ना। तो जिसमें फिलोसफर्स आते हैं और उन्होंने इनलाइटनमेंट की थ्योरी दी, इनलाइटनमेंट हुआ, है ना, विच मीन्स कि कह सकते हैं कि इनलाइटनमेंट हुआ और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया समाज में। तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी। अब इस दोनों को मिला के, इस दोनों का जो सबसे बेस्ट पार्ट था, है ना, इस दोनों का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो आ गया इसका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप, थीसिस का सिंपल मतलब है कि स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर एक्सियोम्स या प्रिपोजिशन, या प्रपोजिशन। फर्स्ट प्रपोजिशन में क्या था, फर्स्ट प्रपोजिशन स्टेटस को फॉलो करेगा, विच मीन्स कि जो पहला सेंटेंस होगा उनका वो होगा कि समाज में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, समाज कैसा है ना। तो समाज उस समय क्या था, एग्जिस्टिंग क्लास कैसा था, एब्सोल्यूट मोनार्की वाला था, मतलब राजा जो था वो रूल करता था। और उसी के समय एंटीथेसिस का मतलब है उसके अपोजिशन में कौन से फोर्सेस हैं। तो जैसे इनलाइटनमेंट फिलोसफर्स जो थे, उनको उन्होंने बोला कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो करप्ट सिस्टम है ना, इसको हटाना चाहिए। और एक तरह से डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी के लिए बातें कर रहे हैं, लोग फाइट कर रहे हैं लिबर्टी की, है ना, लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। अब क्या किया, सिंथेसिस, जो इन सब में बेस्ट है, इन दोनों में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, रिजोल्यूशन है, वो निकल के आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की शुरुआत हुई और उसमें एक मोनार्क होगा, विच मीन्स की एक लीडर होगा और वो क्या करेगा, वो संभालेगा, विच मीन्स की यहाँ पे मोनार्की भी है और प्लस इनलाइटनमेंट थ्योरी भी है, नॉलेज सिस्टम भी है, लिबर्टी भी है, अलॉन्ग विद दैट मोनार्की भी है। तो इसको बोला गया डायलेक्टिकल मेथड। इसके थ्रू क्या करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। इसके थ्रू उन्होंने क्या की, फिलॉसफी को लिखा। इसके थ्रू उन्होंने समाज को समझने की कोशिश की, ये जो आइडियाज़ हैं, हिस्ट्री का जो प्रोग्रेस है उसको समझने की उन्होंने कोशिश करी, ठीक है। अब मार्क्स ने क्या किया, इसी को अडॉप्ट कर लिया और इसी अडॉप्शन को क्या बोला गया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब देखो मार्क्स जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे हेगल से, और उनको बचपन में लिटिल हेगल भी माना जाता था, क्योंकि वो हेगल को इतना ज़्यादा पढ़ते थे बचपन से ही। मैंने मार्क्स के बारे में पिछले वीडियोस में भी और इस वीडियोस में भी उनका लाइफ नहीं बताया कि मार्क्स पैदा कहाँ हुए, मार्क्स ने पढ़ाई कहाँ से की, ये सब पढ़ने का कोई ये सब कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि मार्क्स के लाइफ को समझें हम, है ना, हमें बस उनके कॉन्सेप्ट को समझना है।
तो मार्क्स का जो था वो एडॉप्टेशन था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जहाँ पे मार्क्स ने एडमायर किया हेगल के मेथड को और उन्होंने बोला कि ठीक है, जो समाज जो है वो क्या होता है, चेंज थ्रू कॉन्ट्राडिक्शंस। समाज जो है, सोसाइटी जो है वो चेंज होता है कॉन्ट्राडिक्शंस पे, कॉन्ट्राडिक्शंस पे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स पे। इस चीज को तो सपोर्ट किया, इस चीज को तो हेगल के बारे में, जब हेगल ने बोला कि अगर समाज को समझना है, समाज के प्रोग्रेस को समझना है, सोसाइटी के प्रोग्रेस को समझना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को उसने एग्री किया, है ना, मार्क्स ने एग्री किया। लेकिन यहाँ पे वो बोला मार्क्स का जो आइडियलिज्म है उसको उसने नकार दिया, है ना। वो बोला कि आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा। मार्क्स ने बोला आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा, हमें उसके क्लास को समझना पड़ेगा, है ना। जब हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, जब हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो सिर्फ आइडियलिज्म के कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ आइडियाज से चीज़ें नहीं बनती, हमारी सिर्फ सोच और विचार से चीज़ें नहीं समझ आती। अगर हमको समाज को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ आइडियलिज्म, कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या अवधारणा है, उससे समाज नहीं चलता। मार्क्स ने बोला कि इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैन दैट डिटर्मिन्स देयर बीइंग, बट इट इज द सोशल बीइंग दैट डिटर्मिन्स द कॉन्शियसनेस। ये जो सोशल बीइंग है ना, वो डिटर्मिन करता है किस चीज को, उसके कॉन्शियसनेस को। तो इन्होंने बोल दिया सोशल बीइंग डिटर्मिन्स द कॉन्शियसनेस। ये जो सोशल बीइंग है ना, वो डिटरमिन करता है कॉन्शियसनेस को, हमारे थॉट को। ना कि उन्होंने आइडियलिज्म को तो बिल्कुल खारिज कर दिया, उसने बोला आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चल सकती, है ना। इसलिए बोलता है कि जो सोशल बीइंग है, हमें सोशल बीइंग को समझना पड़ेगा, इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा, इसके कॉन्ट्राडिक्शंस को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आइडियाज कह सकते हैं, आइडियाज शेप रियलिटीज, जो कि हेगल का कहना था, इसको क्या कर दिया, इसको उसने कर दिया कि ये गलत है ना, सिर्फ इससे काम नहीं चल सकता। तो उसने क्या बोला, मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्स ने बोला कि जो मटेरियल रियलिटी है वो आइडियाज को सेव करता है। क्या करता है, मटेरियल रियलिटी, मटेरियल रियलिटी सेव्स आइडियाज। तो ये एक कदम और पीछे चले गए, ये कहते हैं कि आइडियाज से ही, है ना, हमें चीज़ों को समझ नहीं, हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, बल्कि हमें उसके मटेरियल रियलिटी को समझना पड़ेगा, है ना। कौन किस मटेरियल से, कौन किस समाज से बिलोंग करता है ना, किसका बैकग्राउंड क्या है। जब तक हम उसके सोशल क्लास को नहीं समझेंगे, जैसे कि कोई बुर्जुआ क्लास, कोई मतलब अपर क्लास से बिलोंग करता है, कोई बुर्जुआ क्लास से बिलोंग करता है, कोई लोअर क्लास से बिलोंग करता है। जैसे इंडिया के अंदर वो कास्ट सिस्टम भी है, कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई ओबीसी से बिलोंग करता है और कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो जब तक उसके मटेरियल रियलिटी को नहीं समझेंगे, है ना, उसके इकोनॉमिक बेस को नहीं समझेंगे, तब तक हम क्या करते हैं, आइडियाज को सेव नहीं कर सकते। तो विच मीन्स कि अब इसी चीज को पढ़ने के लिए, मटेरियल रियलिटी को पढ़ने के लिए, उसके इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, है ना, उसके इकोनॉमी को पढ़ने के लिए इसने क्या किया, इस मेथड को यूज किया जिसको बोला गया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है क्या और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आया कहाँ से। फिर से मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, स्टडी ऑफ मटेरियल रियलिटी दैट शेप्स आइडियाज, है ना, थ्रू आउट हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में जो चेंज है, समाज में जो चेंज है ना, उसको समझने के लिए हम मटेरियल रियलिटी को समझते हैं, उसके इकोनॉमी बेस को समझते हैं, उसके इकोनॉमी को समझते हैं, है ना। और ये कहाँ से आता है, ये डायलेक्टिकल मेथड से आता है, जो कि हेगल ने दिया था। और हेगल के अनुसार क्या होता है कि तीन तीन तरह के अलग, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम तीन प्रपोजिशन बनाते हैं। पहला थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। थीसिस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग आइडिया है वो होता है, उसको हम रखते हैं। एंटीथेसिस में उसके अपोजिशन की जो आइडियाज हैं उसको रखते हैं। और सिंथेसिस में दोनों को सिंथेसाइज करके जो सबसे बेटर आंसर निकल के आएगा उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने यही यूज किया है, जिसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बोला गया, काफी फेमस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप अच्छे से समझोगे ना मार्क्स के बैकग्राउंड को,
है ना, मार्क्स किस तरह से सोचता था, तो आप इजीली समझ पाओगे। मार्क्स को जब भी मैंने देखा है कि लोग जब पढ़ाते हैं या लोग जब पढ़ते हैं, तो बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट है मार्क्स के बारे में लोगों के अंदर, बट ऐसा नहीं है। देख रहे हो, मार्क्स के लिए जो की ड्राइवर था हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर, है ना, वो क्या था, मटेरियल कंडीशन था। अगर हम मटेरियल कंडीशन को समझ लेंगे तो हम समाज को समझ लेंगे, ईजिली समाज को समझ लेंगे, है ना। जैसे कि उसने दो डिवीजन में कर दिया था, मैंने पिछली क्लास में बताया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। एक तो उसने बुर्जुआ क्लास बोला, दूसरा उसने प्रोलेटेरिएट क्लास बोला। और जो बुर्जुआ क्लास है वो क्या करता है, बुर्जुआ क्लास वैसे क्लास को कहते हैं जो कंट्रोल करता है, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है ना, जो लैंड को कंट्रोल करता है, जिसके पास पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। और प्रोलेटेरिएट का है जो अपने पैसे कमाने के लिए, जैसे लेबर हो गए, है ना, लेबर को उसने प्रोलेटेरिएट बोल दिया, जो सिर्फ वर्क करता है, बट उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक बड़ी सी कंपनी, तो कंपनी का जो ऑनर है वो क्या आ गया, वो बुर्जुआ क्लास हो गया, क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, उस लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसमें लगे जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर रहा है ना। और जो वर्कर है वहाँ पे, वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिर्फ वर्क कर रहा है, हार्ड लेबर कर रहा है, और वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है किसको, बुर्जुआ क्लास को, है ना। तो इसको जब, इसके कॉन्फ्लिक्ट को जब समझेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, हिस्ट्री को समझ पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को। अब जब इसको समझोगे आप तो बहुत आसानी हो जाएगा आपको किसी भी टेक्स्ट को एनालिसिस करने में। जो कहते हैं ना मार्क्सिस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो किसी भी टेक्स्ट के, किसी भी नॉवल के, किसी भी बुक को मटेरियलिस्टिक एनालिस्टिक या फिर मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आप उसके डायलेक्टिकल मेथड को समझ जाओगे, जो मैंने अभी बताया है ना, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। जैसे जो समाज था फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में कैसे बदला, है ना, क्योंकि आपने फ्यूडलिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में चेंजेस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस लगाते हैं, है ना। थेसिस, ठीक है, थेसिस। अब थेसिस का मैंने पहले बताया एग्जिस्टिंग आइडिया। एग्जिस्टिंग आइडिया में क्या था, सोसाइटी जो था उस समय का, वो लैंड ऑनर्स होते थे, है ना, लैंड ऑनर्स। सोसाइटी जो था वो लैंड ऑनर्स के द्वारा रूल किया जाता था। जैसे कोई भी लैंड ऑनर्स हो गया या किंग्स हो गए, है ना, एब्सोल्यूट मोनार्की हो गया, एब्सोल्यूट मोनार्की हो गया, है ना। तो ये क्या था, ये एग्जिस्टिंग आइडियाज था, दीज आर एग्जिस्टिंग आइडियाज। अब मार्क्स कहता है कि इसको एंटीथेसिस में रखते हैं पहले। आप एंटीथेसिस में क्या आ जाएगा, मैं बस इसमें बता रहा हूं आपको कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को, है ना। अब ये जो लैंड ऑनर है वो क्या कर रहा है, वो उसके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट ऑनरशिप है ना, इसके पास पावर है, इसके पास वेल्थ है, इसके पास क्या है, पावर है, वेल्थ है। अब ये पावर और वेल्थ कहाँ से लाया, लैंड से, है ना, कहाँ से लाया, लैंड से लाया, जमींदारी सिस्टम जिसको कहते हैं, है ना, लैंड ऑनर्स। तो उस समय क्या था, फ्यूडलिज्म जब समाज था, जब थीसिस में जब फ्यूडलिस्ट सोसाइटी था, फ्यूडलिस्ट सोसाइटी था, तो लैंड ऑनर के पास पावर था, किंग्स के पास एब्सोल्यूट मोनार्की था, है ना। और एग्जिस्टिंग आइडियाज, उसी समय को एग्जिस्टिंग आइडियाज हमने बोला, जिसमें पावर और वेल्थ लैंड ऑनर के पास था, इसमें इसकी फ्यूडल सोसाइटी के पास था। और उसके एंटीथेसिस में क्या हुआ कि कॉन्ट्राडिक्शन, कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन था, कॉन्ट्राडिक्शन था। किसका कॉन्ट्राडिक्शन था, उस नॉलेज सिस्टम का, है ना, जिसने इस चीज को बदला। जैसे सिटी का ग्रोथ हुआ, है ना, सिटी का ग्रोथ हुआ, है ना, ट्रेड हुआ, ट्रेड हुआ। तो ट्रेड और सिटी के ग्रोथ से क्या होने लगा, धीरे 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 क्या हो गया, समाज बदलने लगा, और जो समाज था वो मर्चेंट क्लास बन गया, मर्चेंट क्लास। तो अब जो पावर है, अब जो एब्सोल्यूट पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर के पास नहीं रहा, बल्कि मर्चेंट क्लास के पास भी हो गया, क्योंकि इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, इनके पास में इकोनॉमी एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। तो जिसको उसने बोला बुर्जुआ क्लास, जिसको उसने बोल दिया बुर्जुआ क्लास, बुर्जुइस क्लास, ठीक है। अब कहता है कि ये जो बुर्जुआ क्लास था वो रेसिस्टेंस से आया, है ना। उसके बाद एंटीथेसिस, उसके बाद सिंथेसिस,
अब सिंथेसिस में हम क्या रखेंगे, सिंथेसिस में रखेंगे एक तो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी था, उसके अगेंस्ट क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था, मर्चेंट क्लास था, है ना, जिसने क्या किया, अपने वेल्थ को इंक्रीज किया, किस क्या करके, ट्रेड करके, या फिर जैसे जैसे सिटी का ग्रोथ हुआ वो ऑटोमेटिक हुआ, ऐसा नहीं कि किसी ने कर दिया, वो ऑटोमेटिक होता ही है, हमेशा एक फोर्स के अगेंस्ट दूसरा फोर्स समाज में होता ही होता है। फिर फिर क्या हो गया, सिंथेसिस में फ्यूडल सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, फ्यूडल सिस्टम जो हो गया कोलैप्स हो गया, है ना। अब जब फ्यूडल सिस्टम कोलैप्स हो गया तो फिर क्या हो गया, जो ऑनरशिप है इसमें प्राइवेट ऑनरशिप आ गए, प्राइवेट ऑनरशिप आ गए, प्राइवेट ऑनरशिप आ गए। क्यों, क्योंकि ये जो बुर्जुआ क्लास था, ये बुर्जुआ क्लास क्या हो गया, ग्रो करना शुरू कर दिया, और उसने क्या किया, अपनी अपनी कंपनी खोलना शुरू कर दिया, इसने अपनी कंपनी खोलना शुरू कर दिया। तो अब जो पावर और वेल्थ है, पावर और वेल्थ है, ये स्विच कर गया फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ, विच मीन्स कि जो पावर और वेल्थ है वो आ गया किसके पास, बुर्जुआ क्लास के पास आ गया, बुर्जुइस क्लास के पास आ गया। क्यों, क्योंकि उसके पास प्राइवेट ऑनरशिप हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया, है ना, और वो लेबर को, है ना, पर डे वेज, जिसको कहते हैं ना वेज लेबर को, वर्क देना शुरू कर दिया, और उससे क्या उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और उससे उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो लेबर क्लास हो गया, प्रोलेटेरिएट क्लास हो गया, वो यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया फ्यूडलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट, सॉरी यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट, है ना। अब फिर हम देखेंगे किस तरह से समाज फ्यूडलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिज्म कैसे बना, अब देखेंगे कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म कैसे आया, है ना, सोशलिज्म कैसे होगा। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस किस तरह से यूज होता है, किस तरह से हम क्लास के स्ट्रगल को समझते हैं, है ना। जैसे हमने देखा फ्यूडल सिस्टम किस तरह से, जैसे किंग्स हो गए, एब्सोल्यूट मोनार्की हो गया, इन सब के पास सुप्रीम पावर था, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके पास लैंड था, है ना। लेकिन क्या हो गया, उसके अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहता है, हमेशा एक बड़े क्लास के अपोजिशन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। जैसे मर्चेंट क्लास थे, है ना, ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उसके पास वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो जब वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो उन्होंने प्राइवेट ऑनरशिप उनके हाथों में आ गई। अब जब प्राइवेट ऑनरशिप आ गई तो बड़ी बड़ी कंपनियां और पावर और वेल्थ जनरेट करना शुरू कर दिया, मतलब वेल्थ से पावर आया, और फिर उसने क्या किया, उसने पूरा सत्ता पलट दिया, मतलब फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया और कैपिटलिस्ट सिस्टम बना दिया। अब इसलिए देखोगे अपने समाज के आसपास, स्पेशली मैं तो बिहार से हूँ, तो बिहार में देखोगे पहले अभी भी फ्यूडलिस्ट सिस्टम थोड़ा बहुत है, लेकिन ओवरऑल खत्म हो चुका है, तो अब कैपिटलिस्ट समाज हो गया। अब जो फ्यूडलिस्ट थे वो चेंज होके, वो खत्म होके कैपिटलिस्ट समाज उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब वैसे मिडिल क्लास भी ऊपर उठते उठते कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट समाज को बनाना शुरू कर दिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया एलॉन मस्क या अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस, है ना, इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो जीरो से उठ के ऊपर उठे हैं। जब आप कहानी पढ़ोगे एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क के पास कुछ भी नहीं था, है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बट वो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि उसके पास प्राइवेट ऑनरशिप आना शुरू हो गया, उसने वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर दिया, वेल्थ से पावर बना, और पावर से क्या हो गया, उसने फ्यूडल समाज को बिल्कुल हटा दिया। आप देखोगे इवन अमेरिका के जो किसान होते हैं ना, या इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, अब उनके पास ज़्यादा कुछ रहा नहीं, अब सारे के सारे वेल्थ और पावर कैपिटलिज्म के पास है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर है ना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब आप खासकर बेगूसराय जैसे शहर में आओगे तो देखोगे पहले जो लैंड ओनर्स थे, है ना, जिसको ज़मींदार कहते हैं, तो उन लोगों के पास पूरा का पूरा पावर था, और जो सरकार होती थी, जो बिहार सरकार थी, है ना, उसको चलाता था बिल्कुल वही लोग, है ना, ज़मींदारी सिस्टम के लोग, जो सबसे पावरफुल थे, जो एब्सोल्यूट पावर में थे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड था, कंट्रोल करते थे, गुंडों को कंट्रोल करते थे, समाज को कंट्रोल करते थे, सोसाइटी को कंट्रोल करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, है ना। वैसे कितना करते थे वो तो भगवान जाने, लेकिन करते थे। तो उनके पास क्या था, पावर सिस्टम था, उनके पास वेल्थ था, उनके पास पावर था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे-धीरे क्या हो गया कि समाज बदलता चला गया, सोसाइटी बदलता चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, लोग ट्रेड करना शुरू किए, लोग पैसा कमाना शुरू कर दिए, और धीरे-धीरे क्या हो गया, बुर्जुआ क्लास ऊपर उठा। और जब बुर्जुआ क्लास ऊपर उठा, क्योंकि उसके पास वेल्थ है, पावर है, मनी है, एजुकेशन है, नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे क्या किया उसने, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खड़ा किया। तो फ्यूडल समाज अपने आप वीक हो गया, और फ्यूडल समाज ट्रांसफॉर्म होकर कैपिटलिस्ट समाज बन गया। अब कैपिटलिस्ट समाज क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है किसके ऊपर, प्रोलेटेरिएट के ऊपर, जो वर्किंग क्लास मैन है। क्लियर है। और पहले वहां पे फ्यूडल के अगेंस्ट कौन था, वहां पे फार्मर्स थे। लेकिन अब क्या हो गया, वैसे फार्मर्स थे जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, वो
जमींदारी सिस्टम में जमींदार के यहाँ पे काम करते थे और टैक्स पे करते थे, है ना? अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि हम जो भी लिटरेरी थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, या जो भी लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म या फिर कल्चर स्टडीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उसमें एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, है ना? बहुत सारे वीडियोस है मैंने देखा यूट्यूब पे कि उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कोई, और उतने डेप्थ से एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस कट कॉपी पेस्ट किया, है ना, विकिपीडिया से, और बस उसको बता दिया, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करते। अब हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में चेंज, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में, सोशलिज्म में चेंज, है ना? किस तरह से कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में हम गए, किसके थ्रू? डायलेक्टिकल कैपिटलिज्म के थ्रू। ठीक है, अब फिर हम करते हैं पहले थेसिस, थेसिस THESIS, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया थीसिस में, अब वो समाज चला गया, जमींदारी सिस्टम चला गया। अब जमींदारी सिस्टम रिप्लेस कर दिया है कैपिटलिज्म में, जहाँ पे वेल्थ की बात होगी, पावर की बात होगी, वेल्थ की बात होगी, ऑनरशिप, पावर की बात होगी। अब ये एग्जिस्टिंग समाज है, अभी का समाज है ना? ये अभी का समाज है जो कि कंट्रोल किया जा रहा है बोर्जुइस क्लास के द्वारा। बोर्जुइस क्लास के द्वारा, है ना? जिनके पास क्या है? पावर है, वेल्थ है, सारी की सारी चीज़ें, प्रोडक्शन है, फैक्ट्री, जिसके पास फैक्ट्री है, लैंड है, ऑनरशिप है। अब इसके अगेंस्ट कौन खड़ा है? इस बुर्जुआ के अगेंस्ट कौन खड़ा है? वैसा क्लास जो प्रोलेटेरिएट क्लास हो गया, प्रोलेटेरिएट क्लास, है ना? जिसको हमने वर्किंग क्लास बोला, वर्किंग क्लास, जिसके पास ना ही लैंड है, ना ही ऑनरशिप है, ना ही फैक्ट्री है। वो मेयरली फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट होते हैं, है ना? जो कि इम्प्रोवाइज्ड होते हैं और जो अपने आप को एलिनेट फील करते हैं वर्क करते करते, है ना? तो एंटीथेसिस में क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन में क्या आ गया? बुर्जुआ के अगेंस्ट प्रोलेटेरिएट आ गया, है ना? क्योंकि बुर्जुआ ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। अब सिंथेसिस, अब सिंथेसिस में क्या हो गया कि अब वैसा सिस्टम का क्रिएशन होना चाहिए। अब इसके अनुसार वैसा, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इस सिस्टम के बाद अब क्या होगा कि इस दोनों में जो बेस्ट है, इसमें जो सबसे अच्छा है और इसमें जो अच्छा है, उसको हमने सिंथेसाइज करके एक नए सिस्टम को बनाया, एक नई चीज़ों को बनाया, जिसको हमने बोला सोशलिज्म। सोशलिज्म, अब सोशलिज्म क्या हो गया? यहाँ पे जो वर्कर है, यहाँ पे जो वर्कर है वो क्या कर रहा है? वो सीज कर रहा है, सीज कर रहा है किस चीज को? इस फैक्ट्री को, फैक्ट्री को, और ऑनरशिप अपने ऊपर ले रहा है। तो सोशलिज्म में क्या हो गया? अब देखो, सोशलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कह सकते हैं कि रशिया हो गया। वैसे रशिया कंप्लीटली नहीं है, बट फिर भी इसका एक पार्ट कह सकते हैं कि सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है रशिया, है ना? जब सोवियत यूनियन का पार्ट आप देखोगे तो वो एक तरह से कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, सॉरी, हाँ, कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो। कम्युनिज्म, फिर सोशलिज्म से कम्युनिज्म भी बनता है एक्चुअली में। तो देखो यहाँ सोशलिज्म आ गया, सोशलिज्म में क्या हो गया कि वर्कर्स जो होंगे वो सीज कर लेंगे फैक्ट्री को, है ना? कॉमन ऑनरशिप हो जाएगा। अब जो फैक्ट्री का जो ऑनरशिप है वो कॉमन ऑनरशिप हो जाएगा, कॉमन ऑनरशिप हो जाएगा, ठीक है? तो इस दोनों में जो सबसे बेस्ट हुआ, विच मीन्स कि वर्कर्स रह गए और जो फैक्ट्री है वो सब में बट गया, है ना? इसका जो ऑनरशिप है वो कॉमन हो गया, है ना? अब देखो, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते, मैंने देखा है कि मार्क्स को अच्छे से पढ़ते नहीं है और कहते हैं कि मार्क्स का मानना था कि सबसे लूट लो और बाद बाकी सब में इक्वल में बांट दो। मार्क्स ने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने आज तक जितनी भी मार्क्स की थ्योरीज को पढ़े हैं तो मार्क्स ने कभी ऐसा नहीं बोला। बस मार्क्स समझना चाहते थे, वो समाज को समझना चाहते थे और समाज किस तरफ जा रहा है उस तरह से। और यहाँ पे ये भी है कि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि पैसिवली फिलॉसफी को नहीं लिख रहे हैं। लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पैसिवली फिलॉसफी को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो
इंगेज करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि फिलॉसफी का जो एक ही मकसद है, फिलॉसफी का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम, जैसे मैंने बोला ना आइडियलिज्म को, हेगेल के आइडियलिज्म को उसने क्या किया, उसने नकार दिया। तो उनका कहना था कि हमें वो नहीं करना है, सिर्फ आइडियलिज्म, सिर्फ बातें नहीं करनी है बड़ी-बड़ी, हमें क्या करना है, समाज को बदलना है। तो उसने मतलब पार्टिसिपेंट जो हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया, व्हिच मीन्स कि वी नीड टू बी पॉलिटिकल इन ऑर्डर टू गेन द पावर। वी नीड टू बी पॉलिटिकल इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम, इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी, है ना? तो इसलिए हम देखेंगे किस तरह से जो पैसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी था, पैसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज था, उसको उसने किस तरह से एक्टिवली चेंज किया, है ना? तो आई होप समझ हो गया। इवेंचुअली आप ये भी कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म हुआ, फिर सोशलिज्म से कम्युनिज्म हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है ना? तो कभी आप ये चीज़ कभी माइंड में मत रखना कि मार्क्स ने बोला सारी चीज़ों को मतलब सबसे जो पैसे वाले हैं उससे छीन लो और बाद बाकी सब में इक्वल बाँट दो। कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं किया वहाँ पे। बस वो कहा है कि जो कॉमन ओनरशिप है, जैसे कोई एक राजा की तरह ही कोई एक आदमी या जो स्टेट हो गया हमारा, जैसे बिहार स्टेट, है ना? हरियाणा स्टेट, दिल्ली स्टेट, तो वो क्या करेगा, वैसे दिल्ली टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ों को सीज़ कर लेगा, जितने भी लैंड्स हैं सबको सीज़ कर लेगा और लोगों में क्या कर देगा, और जितने भी वर्कर्स हैं, वो वर्कर अपने अनुसार वहाँ पे वर्क करेगा। ये नहीं कि ज़रूरत नहीं भी है तब भी उसे ज़बरदस्ती वर्क करवा रहे हैं, बल्कि अगर उसे नीड है, तो वो वर्क करेगा। अगर चीज़ों का नीड है तो वो चीज़ मैन्युफैक्चर होगा, अदरवाइज़ सिर्फ़ बेचने के पर्पज़ से मैन्युफैक्चर नहीं होगा, बल्कि लोगों के नीड के बेसिस पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे वो। इन्होंने कभी नहीं कहा कि चीज़ों को सबसे एक्युमुलेट कर लो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बाँट दो, फिर वैसे तो समाज बेकार सा समाज हो जाएगा, है ना? एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो वही हो गया जो कम्युनिज़्म। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, जो कम्युनिज़्म है वो क्या हो गया, स्टेटलेस सोसाइटी हो गया, है ना? क्लासलेस सोसाइटी हो गया, जहाँ पे सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है वो शेयर किया गया। तो सोशलिज़्म से कम्युनिज़्म बना। अब आपको समझ हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन सोशलिज़्म, कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, है ना? और फ्यूडलिज़्म।